नमस्कार मित्रों इन दिनों में विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में चल रहा है और इस अवसर पर एक पुस्तक के बारे में ही बात कर लेते हैं और ये पुस्तक है पंचतंत्र। अब पंचतंत्र पुस्तक जो है ये अपने आप में बड़ी विचित्र एक उपलब्धि मानी जानी चाहिए। इसका रचना काल अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि ईसा से लगभग 200 वर्ष पूर्व ये ग्रंथ रचा गया था और इसमें कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये ईसा के 8वीं शताब्दी ईस्वी में रचा गया था। वो इसके लिए एक दो श्लोकों का भी देते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे उल्लेख हैं जो 8वीं शताब्दी से मेल खाते हैं। लेकिन जो पहले वाले स्कूल के पहली वाली मान्यता के जो शोधार्थी हैं उनका ये कहना है कि ये चीज़ें इस तरह से हम नहीं इसका निर्णय ले सकते, क्योंकि ये मानकर चलिए कि पुराने जितने भी हमारे ग्रंथ हैं ये मौखिक परंपरा में चलते थे और मौखिक परंपरा में एक ऋषि या एक जो सृजक था वो अपनी सारी कथा जो वो सुनाता था और उसके शिष्य उसको अपने अपने ढंग से उसको नोट करते थे और उसके बाद उसका धीरे धीरे उसका लिखित स्वरूप सामने आने लगा। तो ये जो और जब तक ये लिखित रूप सामने आया तो उसमें बहुत सारी बातें जुड़ भी गईं। कौन सा स्वरूप किस काल में सामने आया ये आज भी कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एकमात्र पंचतंत्र एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके 50 से भी ज़्यादा संस्करण हमारे ही देश में मिल जाते हैं स्वरूप। और विश्व की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है सिवाय छोटे छोटे देशों की, द्वीप वाले देशों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन मुख्य रूप से विश्व की बड़े देशों की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें पंचतंत्र का अनुवाद ना हुआ हो। और इसमें क्या है कहानी में यो भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि किताब के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर तो पता ना हो उसका स्वरूप क्या है तो बात बनेगी नहीं। नाम से स्पष्ट है पंचतंत्र और इसमें 5 तरह की जो कहानियां हैं वो उसमें विद्यमान हैं। इसके रचयिता के बारे में यह कहा जाता है कि पंडित विष्णु शर्मा ने सबसे पहले इसकी रचना की थी, उसके बाद चीज़ें जुड़ती गई। पंडित विष्णु शर्मा का जब हम जिक्र पढ़ते हैं शोध के ग्रंथों में तब ये पता चलता है कि जब ये ग्रंथ उसने लिखा तब उसकी अपनी उम्र भी 80 वर्ष की हो चुकी थी। ज़िंदगी के 8 दशक वो पूरे कर चुका था। और इसमें जो कहानियाँ हैं, जो कथाएं हैं पंचतंत्र में, इनका 5 भागों में, तभी पंचतंत्र कहा जाता है, 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। इसमें पहले वर्ग में वो कहानियाँ हैं जिसमें मित्र भेद के बहुत सारी छोटी छोटी गाथाएँ, छोटे छोटे किस्से, छोटे छोटे जो प्रसंग हैं वो दिए गए हैं। और मित्र भेद का मतलब यह है कि मित्रों में जब आपसी मनमुटाव होता है, अलगाव होता है, तो किस तरह की जो भावनाएं हैं, किस तरह के बदले की भावनाएं वो उभर कर सामने आती हैं। और ये सारा जो पहला जो खंड है उसमें पंचतंत्र में पहला जो तंत्र है वो इसी मित्र भेद को लेकर है। दूसरा जो है वो मित्र प्राप्ति को लेकर है। जब मित्र मिल जाएं अच्छे तो ये है कि मित्र प्राप्ति और उसके जो लाभ हैं मित्र प्राप्ति के, अच्छे मित्रों की प्राप्ति के, इनका बखान है। और सारे बखान ये भी कहानियों, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हैं। तीसरा है काकोलुकियम। काकोलुकियम का मतलब यह है कि ऐसी कथाएं जिनमें जिनके रचयिता या जिनके मुख्य पात्र या तो कौवे हैं या उल्लू हैं, दोनों ही पक्षियों को लेकर ऐसी रचनाएं, उनके माध्यम से बहुत सारे संकेत, बहुत सारी नीति की बातें कही गई हैं। ऐसी रचनाएं हमारे सामने आती हैं कि ये इनको भी कभी भी इनका महत्व जो है वो कम नहीं होता, उसको टाला नहीं जा सकता। चौथा जो तंत्र है उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि जब लब्ध प्रणाश इस चौथे तंत्र को कहा गया है। इसमें वो घटनाएं हैं जब किसी पात्र को कोई चीज़ हाथ लगी और फिर उसके हाथ से निकल गई।
ये जो हाथ लगने और हाथ से निकल जाने, छूट जाने की जो कथा है, ये भी नीति के बहुत सारे संदेश देकर सामने आती हैं, ऐसी कथाएं भी। और ये सारी की सारी कथाएं इसके चौथे तंत्र का हिस्सा हैं। अब पांचवा तंत्र जो है वो अपरीक्षित कारक, अर्थात ऐसी घटनाएं या ऐसी उपलब्धियां या ऐसी चर्चाएं जिनको कभी पहले परखा ही नहीं गया, वो इसलिए अपरीक्षित, जिनका परीक्षण कभी हुआ ही नहीं कि ये घटनाएं जो है इनका परिणाम क्या होगा, इनकी नीति के सिद्धांत क्या हैं, और नीति के विषय में जो जागरूक या जानना चाहते जिज्ञासु हैं वो इसका क्या अर्थ निकालें। ये सारी बातें जो धीरे धीरे स्पष्ट होती हैं। और ये अपरीक्षित कारक के नाम से जो पांचवा तंत्र है, इसका उद्देश्य यही है कि हमें हर काम सावधानी पूर्वक करना चाहिए, हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने हड़बड़ी में काम किया या सावधानी पूर्वक नहीं किया, उनका हश्र क्या हुआ, ऐसी छोटी छोटी जो कथाएं हैं वो हमें इस पांचवें तंत्र में मिल जाती हैं। अब इसमें यह है कि मुख्य रूप से 3 तरह के विषय आधार बनाए गए हैं। एक तो यह है कि मनोविज्ञान, वो इसका आधार है। अधिकांश कथाओं का आधार मनोविज्ञान है। दूसरा है व्यवहारिकता, प्रैक्टिकेबिलिटी। इसमें व्यवहारिक पहलू क्या है, व्यवहारिकता की शिक्षा देने वाली कथाएं कौन सी हैं, ये दूसरा आधार है। तीसरा जो आधार है वो राजकाज है कि राजकाज के अपने सिद्धांत होते हैं, और उन सिद्धांतों से परिचय कराने वाली जो गाथाएं हैं उनका विषय यही होता है। ये 3 मुख्य विषय हैं जिनमें सभी कहानियों को अलग अलग रूप में वर्गीकृत किया गया है और समझाया गया है। और ये कहानियाँ बहुत जीवंत हैं। मनुष्य भी इसके पात्र हैं, पशु पक्षी भी इसके पात्र हैं। और आज भी इतने वर्षों के बाद भी, 2023 ईस्वी है, इतने वर्षों के बाद भी इन कहानियों की चर्चा आज भी होती है। और इन कहानियों पर आधारित बहुत सारे कथानक हमारे सामने नीति का जो उपदेश है, नीति संबंधी जो बातें हैं उनको लेकर आते हैं हमारे सामने, सारे प्रसंग। और ये जो प्रसंग हैं मित्रों, ये बड़े अद्भुत हैं और बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। और ये विष्णु शर्मा के बारे में भी ये कहा जाता है कि विष्णु शर्मा चाणक्य का ही दूसरा नाम था। विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम था, लेकिन विष्णु शर्मा को भी उसी चाणक्य के खाते में डाल दिया गया। ये बात अलग है कि हमें चाणक्य के बारे में जो विवरण मिलते हैं वो ईसा से 400 वर्ष पूर्व के हैं, और विष्णु शर्मा के बारे में मिलते हैं 200 वर्ष पूर्व के। अर्थात ये 200 वर्ष और 400 वर्ष का जो अंतर है ये भी भ्रांतियों की वजह से आया होगा। इसलिए सारी चीज़ें अनुमानों के आधार पर ही सामने आई हैं। और ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जब इतने ज़्यादा वर्गीकरण के बाद कुछ कहानियाँ, कुछ सृजनशील बातें सामने आई हैं, तो निश्चित रूप से या स्वाभाविक रूप से वो चाणक्य के कारण भी आई होंगी। धन्यवाद मित्रों।